Hello student, today I am going to start third unit of law of evidence, and the first topic which I am going to discuss is burden of proof. जो पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो burden of proof सबूत का भार है. But before discussing this topic, just look the previous year question papers on this topic. 2016 में हम देख रहे हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है इस पर. सेकेंड लॉन्ग क्वेश्चन आया है, व्हाट डू यू मीन बाय बर्डन ऑफ प्रूफ, एक्सप्लेन ऑन होम बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज इन फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस. ठीक है, सबूत का भार साक्ष्य के बाद क्या होता है, व्याख्या कीजिए कि निम्न परिस्थितियों में साक्ष्य के भार किस पे होता है. तो यहाँ पे प्रॉब्लम दी गई है और एक जनरल प्रिंसिपल पूछा है कि बर्डन ऑफ प्रूफ का प्रिंसिपल क्या होता है. इसके बेस से दो प्रॉब्लम दी गई हैं. इसके बाद देन 2018 में शॉर्ट है बर्डन ऑफ प्रूफ एंड ओनर्स ऑफ प्रूफ. सबूत का बाद साबित करने के बाद ये शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है. देन इन 2019 में फिर ये रिपीट हुआ है, डिस्कस इन डिटेल रूल्स रिलेटिंग टू बर्डन ऑफ प्रूफ. सबूत के भार से संबंधित नियमों की विस्तार पूर्वक व्याख्या कीजिए. ये 19 में लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया. ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं ये बर्डन ऑफ प्रूफ का टॉपिक. द जनरल प्रिंसिपल या आप कह सकते बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोवाइडेड फ्रॉम सेक्शन 101 टू 105. 101 से 105 तक में जो बेसिक प्रिंसिपल दिए गए हैं, आधारभूत सिद्धांत जो बर्डन ऑफ प्रूफ के दिए गए हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं. उसके बाद कुछ एक जनरल प्रिंसिपल भी आगे और दिए गए हैं, बट जो बेसिक रूल्स दिए गए बर्डन ऑफ प्रूफ के वो 101 से 105 में दिए गए हैं. ठीक है, बर्डन ऑफ प्रूफ होता क्या. ठीक है, सबूत का भार होता क्या है. इसकी एक अगर जनरल मीनिंग की बात की जाए तो बर्डन ऑफ प्रूफ मीन्स द ऑब्लिगेशन टू प्रूव ए फैक्ट. ठीक है, सबूत का भार से तात्पर्य होता है किसी भी तथ्य को साबित करने की बाध्यता. ठीक है, तो यहाँ पर कोर्ट में हर एक पार्टी का अपना अपना ओपिनियन होता है. ठीक है, अपने अपने उनके फैक्ट होते हैं, उस फैक्ट के बेस पे वो अपनी बात को साबित करना चाहता है. ठीक है, तो क्योंकि सारे पार्टीज के पास फैक्ट होते हैं, वो पार्टीज को साबित करना भी चाहते हैं, बहुत सारे फैक्ट को कोर्ट के सामने साबित करने पे ही कोर्ट कोई डिसीजन लेती है. तो यहाँ पे एक रूल बना दिया गया है कि कौन से फैक्ट को कौन व्यक्ति साबित करेगा, कौन से फैक्ट को कौन साबित. ठीक है, तो एक क्लियरिटी के लिए कि बिल्कुल क्लियर रहे कोर्ट के सामने कि अगर ये फैक्ट साबित होना है तो कौन साबित करेगा. दो पार्टी को भी होती है, तो कौन सी पार्टी के ऊपर ऑब्लिगेशन होता है कि वो इसको साबित करे. ठीक, तो इसी के लिए बर्डन ऑफ प्रूफ के रूल बनाए गए हैं कि जिससे क्लियरिटी रहे कि कौन सी बात को कौन पक्षकार साबित करेगा. ठीक है, बर्डन ऑफ प्रूफ का जो फर्स्ट रूल दिया गया है सेक्शन 101 में दिया गया है. 101 में इसका जो पहला रूल है वो दिया गया है. इसके अकॉर्डिंग whoever desires any court to give judgment as to any legal right or liability dependent on the existence of the fact to which he accept must prove that those facts are in existence. धारा 101 के अकॉर्डिंग जो कोई भी न्यायालय से चाहता है कि वह किसी ऐसे विधिक अधिकार या दायित्व के बारे में निर्णय दे जो उन तथ्यों के अस्तित्व पर निर्भर करता है जिनको वो प्रख्यात करता है, उन तथ्यों को उसी व्यक्ति को साबित करना पड़ेगा. उन तथ्यों के अस्तित्व को उसी व्यक्ति को साबित करना पड़ेगा. ठीक है, तो 101 में जो बेसिक प्रिंसिपल बताया गया है कि whoever desires any court to give judgment, whoever desires any court, जो कोई न्यायालय से चाहता है to give judgment, कि वो निर्णय दे, जजमेंट दे, as to any legal right or liability, किसी लीगल राइट, किसी विधिक अधिकार या लाइबिलिटी, दायित्व के बारे में. ठीक है, तो अगर कोई न्यायालय से चाहता है कि वह किसी विधिक अधिकार या दायित्व के बारे में कोई जजमेंट दे, कोई निर्णय दे, एंड ये जो लीगल राइट है, लाइबिलिटी है, डिपेंडेंट ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ द फैक्ट. ठीक है, टू विच ही ऐसा. ठीक है, और ये जो विधिक राइट है या लाइबिलिटी है ये डिपेंड करती है, आधारित है, किस पे आधारित है, ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ द फैक्ट. ठीक, उन तथ्यों पर के अस्तित्व पे, उन तथ्यों के अस्तित्व पे आधारित है जिनको वो कहता है. ठीक, जिनको असर्ट करता है कि ये तथ्य है. ठीक, तो जिन तथ्यों के अस्तित्व के आधार पर कोई व्यक्ति चाहता है कि न्यायालय कोई निर्णय दे, जजमेंट दे, उन तथ्यों के अस्तित्व को वही व्यक्ति साबित करेगा. ठीक है, तो अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक फैक्ट है, इस फैक्ट के आधार पे आप कोई लीगल राइट या लाइबिलिटी के बारे में डिसीजन दो, तो हमें ही साबित करना पड़ेगा कि हाँ ये फैक्ट है. ठीक है,
दूसरे तरीके से फिर इसको बताया गया है, फर्दर जो बताया गया है कि व्हेन ए पर्सन इज बाउंड टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट इट इज सेड दैट द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन दैट पर्सन। ठीक है, व्हेन ए पर्सन इज बाउंड टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट इट इज सेड दैट द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन दैट पर्सन। जबकि किसी व्यक्ति पर, ठीक है, किसी तथ्य का अस्तित्व साबित करने के लिए बाध्यता होती है, तब ये कहा जाता है कि उस व्यक्ति पे सबूत का भार है। ठीक, तो इसको दूसरे तरीके से बता दिया गया है उसी बात को कि अगर कोई व्यक्ति किसी तथ्य को साबित करने के लिए बाउंड होता है, ठीक, कहीं लॉ में लिखा है कि आप ही इस तथ्य को साबित करोगे, आप ही इस फैक्ट को प्रूव करोगे, तो कहा जाएगा कि उस व्यक्ति पर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है, उस व्यक्ति पे उस तथ्य को साबित करने का भार होता है। ठीक है, अब जो 101 में रूल दिया गया उसके अकॉर्डिंग कि अगर कोई व्यक्ति न्यायालय से चाहता है कि वो जजमेंट दे, तो जिसके आधार पर न्यायालय से चाहता है जजमेंट दे, जिन तथ्यों के आधार पर उसको साबित करेगा। ठीक है, जैसे अगर ए कह रहा है कि बी ने थेफ्ट किया है, अगर ए का कहना है बी ने थेफ्ट किया है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर ए कह रहा है बी ने चोरी की हुई है तो उसके पास कुछ फैक्ट होंगे, ठीक, कुछ तथ्य होंगे जिसके आधार पर वो कह रहा है कि हाँ बी ने चोरी किया है। ठीक, अब अगर उसके पास एक कोई आई विटनेस है जिसने कि देखा था कि हाँ बी उसके घर में चोरी करने गया हुआ था, ठीक, या बी के घर में चोरी का माल बरामद हुआ था, ठीक, तो इन तथ्यों के आधार पर ही ए कह रहा है कि बी ने उसके घर में चोरी किया था। तो इन तथ्यों के अस्तित्व को ए ही साबित कर, मतलब ए के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होगा कि वो साबित करे कि हाँ वो आई विटनेस को कोर्ट के सामने लावे जो ये बतावे कि हाँ बी ने इसके यहाँ चोरी की थी, या वो इस बात को साबित करे कि हाँ बी के कब्जे में संपत्ति पाई गई थी जो कि हमारी थी। ठीक, इसी तरीके से कोई सिविल केस होता है, मान लो एक प्रॉपर्टी कोई है, एक प्रॉपर्टी ए कह रहा है कि ये प्रॉपर्टी उसकी है, ठीक, बी का कब्जा किसी प्रॉपर्टी पर है और ए का कहना है कि ये प्रॉपर्टी उसकी है। अब यहाँ पर क्योंकि ए कह रहा है कि बी जिस प्रॉपर्टी पे पोजीशन रखता है वो प्रॉपर्टी ए की है, तो जिन तथ्यों के आधार पे ए का कहना है, अब तथ्य क्या हो सकते हैं, अगर ए के पास में कोई पेपर है, ठीक, प्रॉपर्टी का कोई पेपर है, जैसे रजिस्ट्री हो सकती है, उसको बेची गई हो प्रॉपर्टी, या किसी ने विल कर दिया, वसीयत कर दी हो, या उसको उत्तराधिकार में मिला, तो जो भी तरीका होगा, ठीक, तो जिन तथ्य की अगर वो कह रहा है कि नहीं जिसकी प्रॉपर्टी पहले थी उसने मुझे वसीयत कर दी थी, तो वसीयत के कागजात जो उसी को साबित करना, वही साबित करे कि हाँ वसीयत हुई थी, वसीयत वो लाएगा, वो प्रूव करेगा कि वसीयत है, उसके बेस पे कोर्ट को फैसला देना होगा। ठीक, या अगर वो कह रहा है कि नहीं मैंने इसको परचेज किया था, इसकी रजिस्ट्री हुई है, तो रजिस्ट्री के पेपर जो है वो साबित करेगा ए, क्योंकि ए का कहना है कि वो प्रॉपर्टी उसकी है। तो जो कोई भी जिन तथ्यों के आधार पर चाहता है कोर्ट से डिसीजन, वो तथ्यों के अस्तित्व को साबित करेगा, उसी पे बर्डन ऑफ प्रूफ होगा। ठीक है, तो दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो कोई भी पॉजिटिव बात करता है, जो कोई भी सकारात्मक बात कहता है, जो दोनों पक्षकार में से जो कोई भी सकारात्मक बात करता है उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव बात, ठीक है, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि मेरा मकान है, तो मैं पॉजिटिव बात करूँ कि ये मकान मेरा है, ठीक, जो उस पर कब्जा वो कह रहा है आपका नहीं है, वो नेगेटिव कह रहा है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ ये मेरा है, तो क्योंकि मैं कह रहा हूँ पॉजिटिवली कह रहा हूँ इसलिए बर्डन ऑफ प्रूफ हमारे ऊपर होगा। मैं कह रहा हूँ कि किसी की लापरवाही से मुझे नुकसान हुआ, ठीक, मेरा कहना है कि किसी की लापरवाही की वजह से मुझे नुकसान हुआ, ठीक है, इसलिए मुझे डैमेजेस दिलाया जाए, तो यहाँ भी क्या मैं पॉजिटिव बात कर रहा हूँ, मैं सकारात्मक बात कर रहा हूँ कि मुझे नुकसान हुआ है, इसलिए मेरे ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ माना जाएगा, हमको साबित करना पड़ेगा कि हाँ हमें लॉस हुआ है कि नहीं। तो अगर हमें डैमेजेस लेना है तो हमें ही साबित करना पड़ेगा कि हाँ दूसरी पार्टी ने नेग्लिजेंस किया था, लापरवाही की थी, जिसकी वजह से हमको नुकसान हुआ। अगर कोई कह रहा है कि नहीं ए ने मेरे साथ कॉन्टैक्ट किया था और इसने कॉन्टैक्ट को ब्रीच कर दिया है इसलिए हमको डैमेज दिलाया जाए, अब क्योंकि ए का कहना है, ठीक, कि हमारे कॉन्टैक्ट को ब्रीच किया गया था, इसलिए यही साबित करेगा कि हाँ ये कॉन्टैक्ट का ब्रीच हुआ था या नहीं हुआ था। ठीक है, तो एक तो रूल पहला ये हो गया, ठीक, कि जो कोई भी न्यायालय से चाहता है कि लीगल राइट या लायबिलिटी के बारे में डिसीजन दे, तो जिन तथ्यों के बेस पर, जिन फैक्ट के आधार पर वो ऐसा निर्णय चाहता है, उन फैक्ट को उसी व्यक्ति को साबित करना पड़ेगा। ठीक है, अभी जो बर्डन ऑफ प्रूफ है ये दो तरीके का है, दो तरीके का होता है, बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन प्लीडिंग्स और बर्डन ऑफ एड्यूसिंग एविडेंस। ठीक है, तो जो हम बात करते हैं सबूत के भार की, तो ये दो मीनिंग इसकी होती है, दो तरीके से अप्लाई होता है। एक तो होता है बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन प्लीडिंग्स, ठीक, अभिवचनों के द्वारा जो सबूत का भार होता है, और दूसरा होता है बर्डन ऑफ एड्यूसिंग एविडेंस, साक्ष्य देने का जो भार होता है, ठीक, कौन पक्ष का साक्ष्य देगा। ठीक है, अभी जो पहला वाला दिया गया है बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन प्लीडिंग, इसको सेक्शन 101 में
यही बात की गई, ठीक। सेक्शन 101 जो हमने भी पढ़ा हुआ है वो यही की गई, बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन प्लीडिंग एस्टेब्लिशिंग द फैक्ट, कि तथ्यों को साबित करने का भार किस पे होगा, ठीक है। कि एक केस जो कोर्ट के सामने लाया गया है तो उस केस को अल्टीमेटली कौन साबित करेगा, इसको कहते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन प्लीडिंग, अविवेचनाओं पे जो आधारित हो, जो कि कोर्ट को जो सामने एस्टेब्लिश करना होता है तथ्यों को, ठीक है। So burden that arise from the pleadings depends upon the fact asserted or denied and is determined by the rule of substantive and institutional law, ठीक है, और by presumption of law, ठीक है। तो ये जो बर्डन ऑफ प्रूफ जो डिसाइड किया जाएगा प्लीडिंग वाला, ये डिसाइड कैसे करेंगे, रूल ऑफ लॉ से। तो लॉ में नियम दिए गए हैं कि कौन चीज किसको दिखानी है, कौन चीज किसको राइट मिला है, किसको लायबिलिटी मिली है, तो ये सब उससे डिपेंड करता है। सब्सटेंटिव लॉ जो हमारे होते हैं, जैसे एग्जाम्पल, A files a suit against W, a widow of B, for declaration that he is owner of all the property left by B being his adopted son. W, the widow, denies the fact of adoption. In this case, A desires the court to give judgment to the effect that he is the owner of the property left by B, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि A का कहना है कि B ने जो प्रॉपर्टी छोड़ रखी है उसको वो अधिकारी है, क्यों, क्योंकि उसके नाम से वहां पर एडॉप्शन की बात की गई कि उसको उसने अडॉप्ट किया था, ठीक है। अब यहाँ पर ए फाइल किया हुआ सूट, ठीक, ए ने सूट फाइल किया हुआ है, किसके खिलाफ किया है, बी की विधवा के खिलाफ। बी जो कि मर चुका है उसके विडो के खिलाफ में डब्ल्यू है, उसके खिलाफ ने सूट फाइल किया है। सूट इसलिए फाइल किया है कि बी ने जो संपत्ति छोड़ रखी है वो उसको मिलनी चाहिए, क्योंकि वो बी का एडॉप्टेड सन है, ठीक, वो दत्तक पुत्र बी का है, इसलिए बी द्वारा छोड़ी गई संपत्ति पर उसका अधिकार है। डब्ल्यू जो विधवा है बी की, वो इस बात से इनकार करती है, उसका कहना है कि ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसे कोई भी तरह का दत्तक नहीं हुआ था, ठीक, ये दत्तक पुत्र नहीं है, ये कहना है विधवा का, ठीक। अब यहाँ पर क्योंकि ए कोर्ट से डिजायर करता है, ए कोर्ट से चाह रहा है कि कोर्ट जजमेंट दे इस बात का कि बी द्वारा छोड़ी गई प्रॉपर्टी का वो मालिक है। और किस आधार पर चाह रहा है, इस आधार पर चाह रहा है कि बी ने क्योंकि उसको अडॉप्ट किया था, बी का वो अडॉप्टेड सन है, इसलिए बी की प्रॉपर्टी का ओनर उसको डिक्लेयर किया जाए। इसलिए यहाँ पर ए को ही साबित करना पड़ेगा इस फैक्ट को कि हाँ उसका एडॉप्शन किया गया था, मतलब वो एडॉप्टेड सन है बी का, इस फैक्ट को ए को ही साबित करना पड़ेगा, क्योंकि ए ही कोर्ट से चाह रहा है कि वो एडॉप्शन के आधार पर जजमेंट दे कि बी की प्रॉपर्टी का ओनर ए है, ठीक। इसलिए यहाँ पर ए को साबित करना पड़ेगा। तो नॉर्मली जो सिविल केस होता है, जो दीवानी मामला होता है, सिविल केस में बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन प्लेंटिफ। सिविल केस में दो पार्टी होती हैं, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट होता है, वादी और प्रतिवादी होता है। तो सिविल केस में जो सबूत का भार होता है, जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है, इट ऑलवेज लाइज ऑन प्लेंटिफ, ये वादी पे होता है, ठीक। तो जो सूट फाइल करता है उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है कि वो साबित करे, ठीक। अगर ए ने सूट फाइल किया है कि ये मकान उसका है, तो ए को साबित करना पड़ेगा कि ये मकान उसका, ठीक है। इसी तरीके से क्रिमिनल केस जो होते हैं, जो आपराधिक मामले होते हैं, इन क्रिमिनल केसेस बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑलवेज ऑन प्रोसिक्यूशन। जो आपराधिक मामले होते हैं, आपराधिक मामलों में सबूत का भार हमेशा अभियोजन पे होता है, ठीक, प्रोसिक्यूशन पार्टी पे होता है, जो केस को प्रोसिक्यूट करता है उस पर होता है सबूत का भार, ठीक। तो क्रिमिनल केस में बर्डन ऑफ प्रूफ होता है प्रोसिक्यूशन अभियोजन पर होता है, जबकि सिविल केस में बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वादी पर, ठीक, या प्लेंटिफ पे होता है, ठीक। ये तो हो गया 101 का रूल, ठीक है, कि जो कोई भी कोर्ट से चाहता है जजमेंट देने के लिए, तो जिस तथ्य के आधार पर चाह रहा है उसी को साबित करना पड़ेगा कि ऐसा, ठीक है। सेकंड जो इसका 102 में जो रूल दिया गया, ठीक है, बर्डन ऑफ प्रोड्यूसिंग एविडेंस, या इसको ओनर्स ऑफ प्रूफ भी कहते हैं, साबित करने का भार, ठीक है। तो बर्डन ऑफ प्रोड्यूसिंग एविडेंस रेस्ट ऑन द पार्टी हु वुड लॉस इफ नो एविडेंस इज लेड बाय एनी ऑफ द पार्टीज, ठीक है। 101 में जो बात कही गई है, जो रूल बताया गया है 101 में दिए गए रूल के, सॉरी 102 में जो रूल दिया गया है उसके अकॉर्डिंग साक्ष्य देने का भार, ठीक, उसके अकॉर्डिंग किसी वाद या कार्रवाई में सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो कि असफल हो जाएगा यदि दोनों ही तरफ से कोई साक्ष्य ना दिया, ठीक है। तो 102 में जो रूल दिया गया है वो ये कहता है कि अगर हम ये चेक करना, हम ये पता करना है कि कौन किसके ऊपर सबूत का भार है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन दैट पार्टी हु वुड फेल इफ नो एविडेंस इज गिवन फ्रॉम ईदर साइड, ठीक।
उस व्यक्ति पे साक्ष्य का भार होगा जो कि असफल हो जाएगा यदि दोनों ही तरफ से कोई साक्ष्य ना दिया जाए। इसको कहते हैं बर्डन ऑफ प्रोड्यूसिंग एविडेंस। ठीक है, तब एट ए पर्टिकुलर टाइम अगर ये पता करना है कि अब ये बात कौन साबित करेगा, ठीक है, तो वहाँ पे हमें ये देखना है कि यहीं पे अगर इसी स्टेज पे अगर दोनों पार्टी रुक जाती हैं और फर्दर कोई भी एविडेंस दोनों पार्टी की तरफ से नहीं दिया जाता है तो कौन असफल हो जाएगा, कौन फेल होने जा रहा है। तो वहाँ पर जो फेल होने वाला होता है उस स्टेज पर बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर हो जाएगा, उस पर सबूत का भार हो जाएगा कि वो साबित करे। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल इसमें, ए फाइल इज सूट ऑन द बेसिस ऑफ ए बॉन्ड, B admits the execution of the bond but pleads that the bond was taken by practicing fraud upon him। यहाँ पर क्या है, ए ने एक सूट फाइल किया है, ठीक है, बी के खिलाफ। ए ने बी के खिलाफ एक सूट फाइल किया है, सूट इस बात का फाइल किया है कि इसने एक बॉन्ड उसके फेवर में भरा है। ठीक, उसका कहना है कि बी ने एक बंध पत्र उसके फेवर में बनाया है, तैयार किया। ठीक है, बी ने एडमिट किया, बी इस बात को स्वीकार करता कि हाँ हमने साइन किया था, हमने बॉन्ड भरा था इसके नाम से। ठीक है, ठीक, बट वो कहता क्या है कि ये हमसे फ्रॉड से करा लिया गया था। उसका कहना था कि हाँ हमने साइन किया था, हमने इसको एग्जीक्यूट किया था, बट ये हमारे साथ फ्रॉड करके करा लिया गया था। ठीक है, कपट के साथ से कराया गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, इन दिस केस द एग्जीक्यूशन ऑफ द बॉन्ड इज एडमिटेड। बॉन्ड के निष्पादन को, बंध पत्र के निष्पादन को बी ने स्वीकार कर लिया कि हाँ उसने इसका निष्पादन किया था। ठीक, अब क्योंकि बी ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि उसने बॉन्ड को एग्जीक्यूट किया था, इसलिए अगर इसी स्टेज पर ना तो ए कोई आगे फर्दर कोई सबूत देते हैं ना तो बी कोई देता है, तो कौन हारेगा यहाँ पर, यहाँ पे बी हार जाएगा, बी असफल हो जाएगा क्योंकि बी इस बात को स्वीकार कर चुका है कि ये बॉन्ड उसने एग्जीक्यूट किया था, इसने निष्पादन किया था, तो लायबिलिटी बी की साबित हो रही है। ठीक, तो अगर बी ये कहता है कि उससे फ्रॉड कराया गया था तो फ्रॉड को उसको साबित करना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर क्योंकि इस स्टेज पे रोकने पर बी हारने वाला है, इसलिए बी के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है कि वो साबित करे कि हाँ हमारे साथ फ्रॉड किया। तो फ्रॉड के फैक्ट को साबित करने की लायबिलिटी बी पर होगी कि वो साबित करे कि हाँ हमारे साथ फ्रॉड हो। क्यों, क्योंकि अगर इस स्टेज पर बी साक्ष्य नहीं देगा तो बी हार जाएगा, बी असफल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए साक्ष्य देने का जो भार है वो बी पर आ जाता है। ठीक है, ठीक है, तो देयरफॉर द बर्डन ऑफ लीड एविडेंस फर्स्ट लाइज ऑन बी। ठीक, तो ये दूसरा नियम जो दिया गया है ये साक्ष्य देने का है। जो पहला नियम 101 हमने पढ़ा है वो एक कंप्लीट वो बर्डन ऑफ प्रूफ है कि उस केस को अल्टीमेटली कौन साबित करेगा। जी, जैसे अगर पुलिस का कहना है कि ये चोरी की है तो अल्टीमेटली पुलिस की लायबिलिटी है कि वो जाकर के साबित करे कि इसने चोरी किया है। इसी तरीके से अगर प्लेंटिफ कह रहा है ये मकान उसका है तो अल्टीमेटली वो प्लेंटिफ की ही जिम्मेदारी है कि वो ऐसे सबूत दे जिससे साबित हो कि ये मकान उसका है। ये जो सेकंड वाला रूल दिया गया 102 में, ये बीच में जो साक्ष्य दिए जाते हैं, बाद में साक्ष्य, क्योंकि साक्ष्य कई स्टेज पे दिए जाते हैं। ठीक, तो बीच में जो साक्ष्य देने की प्रक्रिया होती है, कभी ये पार्टी एविडेंस देती, कभी वो पार्टी दे रही होती है, तो ये जो साक्ष्य दिया जाता है वहां पर ही चलता है। ठीक है, कि एक पार्टी ने कोई साक्ष्य दिया, अब अगर दिखता है कि ये जो साक्ष्य दिया जा रहा है इस साक्ष्य को एडमिट करने के बाद में दूसरी पार्टी हार गई तो दूसरी पार्टी के ऊपर जिम्मेदारी आ जाएगी कि वो खंडित करे, इसको वो साक्ष्य दे के खंडित करे। ठीक, अगर वो साक्ष्य नहीं देगी तो वो हार जाएगी, इसलिए दूसरी पार्टी पे लायबिलिटी आ जाएगी कि वो साक्ष्य दे। तो ये जो साक्ष्य देने की बात है, ये जो साक्ष्य देने की जिम्मेदारी है, बर्डन ऑफ एड्यूसिंग एविडेंस जो है, जिसको हम ओनर्स ऑफ प्रूफ भी कहते हैं, साक्ष्य देने का भार, ये हमेशा शिफ्ट होता रहता है। इट ऑलवेज कीप्स ऑन चेंजिंग फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी। ठीक, ये एक पार्टी से दूसरी पार्टी पे चेंज होता जाता है। बस हमें ये देखना होता है कि उस स्टेज पर कौन हारने वाला है। ठीक है, एक अगर हारने वाला है तो दूसरे, जैसे मान लो क्रिमिनल केस है, ठीक, कोई क्रिमिनल केस चल रहा है। ठीक है, ए का कहना है कि बी ने मर्डर किया। ठीक, ए का कहना है कि बी ने किसी का मर्डर किया। ठीक, ए ने कुछ प्रूफ दिखाया, एक सीसीटीवी कैमरा या कोई आई विटनेस। ठीक है, ठीक, एक आई विटनेस पेश किया जा रहा है कि वो उसका कहना है कि हाँ बी ने मर्डर किया। ठीक, अब यहाँ पर एक आई विटनेस आ गया, वो कह रहा है कि बी ने मर्डर किया। ठीक, जिससे क्या साबित हो रहा है कि हाँ बी ने मर्डर किया। अगर इसी स्टेज पर अगर केस रुक जाता है, ठीक, इसी केस पे कोई सबूत आगे नहीं दिया जाता है और आई विटनेस सामने खड़ा हो कह रहा है कि बी ने मर्डर किया है, तो यहाँ पे कौन हारने वाला है, बी हारने वाला है। ठीक, इसलिए बी के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है कि वो साबित करे कि हाँ उसने मर्डर नहीं किया। ठीक, अब मान लो इस स्टेज पर अगर बी साबित कर देता है कि ये जो विटनेस है, आई विटनेस जो आया हुआ है ये झूठा है, ये खरीदा हुआ है, ठीक, वो इससे साक्ष्य दे देता है जिससे साबित हो जाता है कि ये गवाह झूठा आया था।
अब यहाँ पर क्या है, जैसे ही बी ने ये साक्ष्य दे दिया कि ये गवाह जो लाया गया है जो कह रहा है कि हमने मर्डर किया है, ये गवाह झूठा है, जैसे ही इस बात का साक्ष्य देगा, अब कौन हारने वाला है? अब ए हारने वाला है, क्योंकि उसका कहना है कि बी ने मर्डर किया है, जबकि बी ने साक्ष्य दे दिया है कि ये गवाह इसका झूठा है। ठीक, अब क्योंकि ए हारने वाला है, इसलिए ए पर फिर बर्डन ऑफ प्रूफ आ गया है कि वो ऐसे साक्ष्य दे जिससे साबित हो कि वो, तो इस तरह से चलता रहता है। ठीक है, फिर ए जब फिर सबूत ऐसा दे देगा कि नहीं, हाँ लग रहा नहीं बी ने किया हुआ है, फिर बी के ऊपर लायबिलिटी आ जाएगी, हो सकता है। ये चलता रहता है और अल्टीमेटली जब दूसरी पार्टी उसको काट नहीं पाएगी किसी साक्ष्य को, वहाँ पे वो हार जाती है और जो पार्टी साक्ष्य दे रही होती है उसके फेवर में जजमेंट आ जाता है। तो ये जो बर्डन ऑफ प्रोड्यूसिंग एविडेंस है, ये इट कीप्स ऑन चेंजिंग फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी, ये बराबर चेंज होता रहता है एक पार्टी से दूसरे पार्टी पे, जबकि 101 में जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है ये कभी चेंज नहीं होता, ये आखिरी से शुरू से लेकर आखिरी तक एक ही पक्षकार पर होता है। बट ये साक्ष्य देने वाला जो भार होता है ये बराबर चेंज होता है, कीप्स ऑन चेंजिंग फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी। ठीक है, नाउ ये तो दो तो एक बेसिक रूल हो, ठीक है, ये दो एक बेसिक रूल हो गए, सबसे मेन एग्जाम हो गया कि 101 और 102 में जो रूल दिया गया। ठीक है, इसके आगे कुछ और दिया गया है एक रूल 103 में। ठीक है, द बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू एनी पर्टिकुलर फैक्ट लाइज ऑन दैट पर्सन who wishes the court to believe in its existence unless it is provided by an law that the proof of that fact shall lie on any particular person। जो 103 में नेक्स्ट सेक्शन 103 है, 103 में जो नियम दिया गया है उसके अकॉर्डिंग बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू एनी पर्टिकुलर प्रूफ लाइज ऑन दैट पर्सन, किसी तथ्य को साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होता है who wishes the court to believe in its existence, जो कि उस तथ्य के अस्तित्व के बारे में न्यायालय से चाहता है कि उसका विश्वास करे। ठीक, तो यहाँ पे पर्टिकुलर फैक्ट की बात की है। ठीक है, किसी विशिष्ट तथ्य को साबित करने का बात, तो कभी कभी क्या होता है कि दोनों ही पार्टी में से कोई पार्टी एक पर्टिकुलर फैक्ट को साबित करना चाहती है, मतलब बीच में कोई एक फैक्ट होता है, कहती ये पर्टिकुलर एक विशेष फैक्ट होता है, उसका कहना कि ऐसा हुआ है। तो जो कोई भी पार्टी कोर्ट से चाह रही है कि एक पर्टिकुलर फैक्ट है और इसके बेस पे आप डिसीजन दो, इसके बेस पे आप निर्णय दो, उस पर्टिकुलर फैक्ट को साबित करने की लायबिलिटी उसी पार्टी पर होगी। ठीक है, जैसे ए प्रोसिक्यूट्स बी फॉर थेफ्ट, ठीक, ए ने बी के खिलाफ चोरी का केस किया हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर वो कोर्ट से चाह रहा है कि वो कोर्ट विश्वास करे कि बी ने इस बात को एडमिट कर लिया। ठीक है, बी एडमिटेड द थेफ्ट। ठीक है, बी ने इस बात को एडमिट कर लिया है सी के सामने कि उसने चोरी किया। ठीक, अब यहाँ पर ए बी के खिलाफ आरोप लगाता है कि बी ने चोरी की हुई है। ठीक है, और ये एक पर्टिकुलर फैक्ट कह रहा है कि बी ने सी के सामने स्वीकार कर लिया है कि उसने चोरी किया। अभी क्या है, एक विशेष तथ्य, एक पर्टिकुलर फैक्ट है कि बी ने एक कन्फेशन किया है सी के सामने। ठीक है, उसने स्वीकार किया है सी के सामने कि हाँ उसने चोरी किया है। तो क्योंकि ये विशिष्ट फैक्ट है, ए का कहना कि ऐसा है, इसलिए ए को ही साबित करना पड़ेगा कि बी ने सी के सामने ये चीज एडमिट किया था। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो ए पर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ए का कहना है कि बी ने किसी के सामने इस चीज को स्वीकार किया। ठीक है, तो पर्टिकुलर फैक्ट को, एक विशेष तथ्य अगर किसी को साबित करना तो उसी व्यक्ति को साबित करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है सेक्शन 104, द बर्डन ऑफ प्रूविंग एनी फैक्ट नेसेसरी टू बी प्रूव्ड इन ऑर्डर टू एनेबल एनी पर्सन टू गिव एविडेंस ऑफ एनी अदर फैक्ट इज ऑन द पर्सन हु विशेस टू गिव सच एविडेंस। ठीक है, 104 में कह रहा है कि ऐसे तथ्य को साबित करने का भार जिसका साबित किया जाना किसी व्यक्ति को किसी अन्य तथ्य का साक्ष्य देने को समर्थ करने के लिए आवश्यक है, उस व्यक्ति पर है जो साक्ष्य देना चाहता है। ठीक है, तो 104 के अकॉर्डिंग कभी कभी क्या होता है कि किसी एक फैक्ट को आप साबित करना चाह रहे होते हैं, तो वो आप तभी उसको साबित कर सकते हैं जबकि किसी दूसरे तथ्य को भी साबित कर दिया जाए। ठीक है, तो द बर्डन ऑफ प्रूविंग एनी फैक्ट नेसेसरी टू बी प्रूव्ड इन ऑर्डर टू एनेबल एनी पर्सन टू गिव एविडेंस ऑफ एनी अदर फैक्ट, किसी दूसरे तथ्य का साक्ष्य देने को लिए समर्थ करने के लिए व्यक्ति को जरूरी होता है कि किसी एक तथ्य को साबित करें। ठीक, कभी कभी कंडीशनल होता है कि किसी एक तथ्य को साबित आप करोगे तभी आप किसी दूसरे तथ्य का साक्ष्य दे सकते हो। ठीक, तो जो कोई भी व्यक्ति उस दूसरे तथ्य को साबित करना चाह रहा है वो उस तथ्य को साबित पहले करेगा, तभी वो दूसरे तथ्य का साक्ष्य दे सकता है। ठीक है,
तो जो कोई भी चाह रहा है इस तरीके के साक्ष्य देने के, ठीक है, एक इस तरीके के साक्ष्य देने के लिए जो कोई भी चाह रहा है कि वो चाह रहा है कि हम इस तथ्य को साबित करना चाह रहे हैं, जबकि वो तथ्य वो तभी साबित कर सकता है जबकि किसी और तथ्य को साबित कर दिया जाए। तो वो व्यक्ति पहले उस तथ्य को साबित करेगा, किसी अन्य तथ्य को साबित करेगा, फिर उसके बाद में वो ये तथ्य दे सकता था। जैसे इसके एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, ए विशेष टू प्रूव ए डाइंग डिक्लेरेशन बाई बी, ठीक है, ए चाह रहा है कि बी के द्वारा किया गया एक डाइंग डिक्लेरेशन, एक मृत्युकाली कथन को कोर्ट के सामने वो साबित करना चाह रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि बी का डाइंग डिक्लेरेशन ए साबित करना चाह रहा है, तो जाहिर सी बात है कि बी का डाइंग डिक्लेरेशन तभी एडमिट किया जाता है जबकि कोर्ट के सामने ये साबित कर दिया जाए कि बी की डेथ हो चुकी है, क्योंकि बिना डेथ हुए कोई भी स्टेटमेंट डाइंग डिक्लेरेशन में नहीं आता, ठीक है। तो अगर यहाँ पर ए का कहना है कि बी ने एक डाइंग डिक्लेरेशन किया हुआ है, तो ये जो डाइंग डिक्लेरेशन बी का है ये तभी कोर्ट एडमिट करेगी जबकि पहले ये साबित कर दिया जाए कि बी की डेथ हो चुकी थी। इसलिए ए पर ही लायबिलिटी है कि वो बी की डेथ को साबित करे, ठीक है। ए पर ही लायबिलिटी, क्योंकि बी की डेथ साबित होने पर ही डाइंग डिक्लेरेशन का सबूत दिया जा सकता है। इसलिए बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन ए टू प्रूव द डेथ ऑफ द बी। इसलिए सबूत का भार ए पर होता है कि वो पहले साबित करे कि बी की मृत्यु हो गई। इसी तरीके से अगर ए सेकेंडरी एविडेंस कोर्ट के सामने दे रहा है, सेकेंडरी मतलब फोटोकॉपी, किसी ओरिजिनल की फोटोकॉपी कोर्ट के सामने देना चाह रहा है ए, तो वो फोटोकॉपी तब तक नहीं दे सकता है जब तक कि ये ना साबित कर दे कि 65 में जो कंडीशन दी गई एविडेंस एक्ट में उसके अकॉर्डिंग वो सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए इंटाइटल्ड है, क्योंकि आप सेकेंडरी एविडेंस नहीं दे सकते हैं जब तक कि आपका केस उन परिस्थितियों में ना जाए जिन परिस्थितियों के बारे में सेक्शन 65 में बात की गई थी। तो अगर ए किसी भी डॉक्यूमेंट का सेकेंडरी एविडेंस देना चाह रहा है तो ए को ये साबित करना पड़ेगा कि हम सेकेंडरी एविडेंस देने लायक हो गए, ठीक। तो 65 की कंडीशन पहले वो साबित करेगा, फिर वो सेकेंडरी एविडेंस दे पाएगा, ठीक। तो कुल मिला के 104 में जो बात की गई है कि एक फैक्ट का तथ्य कोर्ट को तभी साबित करना होता है जबकि किसी और का पहले साबित किया जाए। तो यहाँ पर ये जिम्मेदारी उस व्यक्ति की है जो कि एक तथ्य को साबित करना चाह रहा है, ठीक। देन 105 में रूल दिया गया है, when a person is accused of any offense, the burden of proving the existence of circumstances bringing the case within any of the general exceptions in the IPC or within any special exception or provision contained in any other part of the same code or any law defining the offense is upon him and the court shall presume the absence of such circumstances, ठीक। 105 में जो कंडीशन दी गई है, एक इसके अकॉर्डिंग अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई अक्यूज्ड है, कोई अभियुक्त है, वो किसी भी मामले में ये कोर्ट से चाह रहा है कि कोर्ट विश्वास करे कि उसका केस किसी अपवाद में आ रहा है, ठीक। तो कोई भी अगर अभियुक्त ये साबित करना चाह रहा है कि उसका मामला आईपीसी में जो जनरल एक्सेप्शन दिए गए हैं 76 लेके 106 में जो आईपीसी में जनरल एक्सेप्शन दिए गए हैं उसमें आ रहा है, या किसी भी आईपीसी में किसी भी एक्सेप्शन या प्रोविजन में आ रहा है, या किसी भी लॉ में किसी अपवाद में आ रहा है, ठीक है। तो जो कोई भी कह रहा है कि उसका केस किसी अपवाद में आ रहा है, burden of proof lies on that person to prove that his case is within any of that exception, ठीक। तो अगर कोई भी व्यक्ति, कोई अभियुक्त है, किसी अपराध का आरोप उस पर लगा है और वो चाह रहा है कि कोर्ट विश्वास करे कि उसका मामला किसी न किसी अपवाद में आ रहा है, तो अपवाद की एग्जिस्टेंस को उसी व्यक्ति को साबित करना पड़ेगा। तो अगर ए कह रहा है कि हमने बी को मार डाला है बट हमने ऐसा प्राइवेट डिफेंस में किया, ये का कहना है कि हाँ हमने बी को मार डाला था बट हमने ऐसा प्राइवेट डिफेंस में किया। अब क्योंकि प्राइवेट डिफेंस का लाभ लेना चाह रहा है ए, इसलिए बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन ए टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। उसको साबित करना पड़ेगा कि वहां पे उसको प्राइवेट डिफेंस का अधिकार था, ठीक। तो जो कोई भी किसी अपवाद का लाभ लेना चाह रहा है, बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पर माना जाएगा। जनरल रूल क्या होता है कि क्रिमिनल केस में जो प्रोसिक्यूशन होता है उसी पर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है, बट अपवाद का लाभ जो लेना चाह रहा है, अपवाद क्योंकि अभियुक्त ही लाभ लेता है, इसलिए जब अपवाद का लाभ अक्यूज लेना चाहेगा तो अक्यूज पर ही बर्डन ऑफ प्रूफ होता है कि वो साबित करे कि उसका मामला किसी न किसी अपवाद में आ रहा है। तो कुल मिलाकर हमने जो ये 5 हमने जो बेसिक रूल पढ़ा बर्डन ऑफ प्रूफ का, पहला क्या पढ़ा हमने कि 101 में कि कोई भी व्यक्ति कोर्ट से चाहता है कि वो किसी लीगल राइट या लायबिलिटी के बारे में जजमेंट दे, तो जिन तथ्यों के आधार पर कोर्ट से चाह रहा है उन तथ्यों को वही साबित करेगा। 102 में हमने क्या पढ़ा है कि अगर बर्डन ऑफ प्रूफ में हम अगर जानना चाह रहे हैं किस व्यक्ति पे बर्डन ऑफ प्रूफ होता है, तो जो कोई भी फेल हो जाएगा, सबूत का बाद उस व्यक्ति पे होगा जो फेल हो जाता है अगर कोई भी साक्ष्य ना दिया
जाए। ठीक है, 103 क्या कर रहा है, कोई पर्टिकुलर फैक्ट अगर साबित करना है तो जो कोई भी पर्टिकुलर फैक्ट साबित करना चाह रहा है उसी के ऊपर बढ़ना प्रूफ होगा। 104 में क्या है, जबकि एक तथ्य का साक्ष्य आप तब तक नहीं दे सकते हैं जब तक कि किसी अन्य साक्ष्य को ना दिया जाए, तो वहां पर आप बढ़ना प्रूफ आप ही के ऊपर है कि उस अन्य तथ्य का साक्ष्य आप दें, उसको साबित करें। ठीक है, 105 में अपवाद का, एक्सेप्शन का लाभ जो कोई भी लेना चाह रहा है, अक्यूज लेना चाह रहा है, तो उसी के ऊपर बढ़ना प्रूफ भी होता है। ठीक, ये हमारा टॉपिक बढ़ना प्रूफ का बेसिक का हो गया। इसका जो सेकेंड पार्ट है हम इस पर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज का एग्जाम इसको यहाँ पे स्टॉप करते हैं। ठीक है।